गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैप्टर है आज हमारा एग्रीगेट्स। ये बिल्डिंग मटेरियल का एक चैप्टर है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। तो स्टार्ट करेंगे, हम इसका बेसिक जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में एसएससी जेई या फिर स्टेट के जो भी हमारे सिविल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इनके बारे में क्या पूछा जाता है। तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं बेसिक, उसके बाद इसका मैं एक एमसीक्यू वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं भाई। सबसे पहले है एग्रीगेट की डेफिनेशन क्या है कि क्या हो, कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं, किस पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। तो एग्रीगेट आर द मटेरियल बेसिकली यूज एज फिलर विद बाइंडिंग मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ मोटार और कंक्रीट। एग्रीगेट हमारे रोड़ा पत्थर बिजरी ये सब एग्रीगेट में आएंगे, ठीक है। इसमें फिर इनका पार्ट हो जाता है फाइन और कोर्स में। तो इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि भाई कहाँ पे फीलिंग करनी है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। रोड बनाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के कंक्रीट में मोटार में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट में किस किस पे बेस हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है जियोलॉजिकल ओरिजिन। तो नेचुरल एग्रीगेट, भाई एग्रीगेट तो हमें नेचुरल भी मिलते हैं, आर्टिफिशियल की हम बात करेंगे। तो नेचुरल में भाई इग्नीशियस रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। इनको हम ब्रेक करके हम अलग अलग साइज के एग्रीगेट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है देखो, नेचुरल एग्रीगेट के बारे में क्या बताया गया है। दीज आर obtained by crashing from quarries of igneous sedimentary and metamorphic rock। quarries का मतलब होता है खोद के निकालना, ठीक है, बड़ी बड़ी माउंटेन्स को और मिट्टी में से, धरती में से निकालना और उनको ब्रेक करना, ठीक है। वो हमें जो एग्रीगेट है नेचुरल वो कहाँ से मिलते हैं, इग्नीशियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, वहाँ से हम ये एग्रीगेट हमें मिलते हैं, ठीक है। ग्रेवल्स सैंड रिड्यूस to their present size by the natural agencies also fall in the on this category। जो हमारे ग्रेवल्स होते हैं, मिट्टी या छोटे छोटे कंकर, सैंड हो गई, ये भी हमारी एग्रीगेट की कैटेगरी में ही आते हैं। और ये इतने बारीक इसलिए भी हो जाते हैं कि भाई जो माउंटेन्स हैं, जो पत्थर है वो भाई घिसता है ना। घिसता कैसे है, नेचुरल एजेंसीज मतलब कि पानी से घिस के उसके ब्रेक हो गए, टुकड़े हो गए, ठीक है। धीरे धीरे रस रस के हवा ब्रेक करती है, भाई हवा इतनी स्पीड से आती है पत्थर को काट देती है धीरे धीरे। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द मोस्ट वाइडली यूज एग्रीगेट आर फ्रॉम इग्नीशियस ओरिजिन। जो ज़्यादा जो एग्रीगेट यूज होते हैं ना वो इग्नीशियस रॉक से हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल एग्रीगेट, मतलब नाम ही आर्टिफिशियल हो गया। तो भैया ब्रिक होगी जो ज़्यादा बर्न हो जाती हैं उनको ब्रेक करके, ब्रोकन ब्रिक हो गई, ठीक है, टूटी हुई, या फिर नॉर्मल जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है वो भी टूट जाती हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट। उनको हम फ्लोर वगैरह में बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लास्ट फ्रेंच स्लैग, अब ये क्या होती है, इसके मुझे एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन इसमें आप यूँ कह लो कि भाई ये एक रॉ मटेरियल से हम जिसमें एक ऐसा पत्थर, मतलब ब्लास्ट फ्रेंच स्लैग का रॉ मटेरियल जो होता है उसमें 20% आयरन ओर होते हैं और भी टाइप के मिनरल्स होते हैं उसमें। तो उनको क्या अलग किया जाता है और हमें अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। तो फिलहाल ये भी हमें आर्टिफिशियल ही मिलती है। और सिंथेटिक एग्रीगेट, ठीक है, ये छोटे छोटे बारीक लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं। इसकी पिक आपको दिख रही है, देख लो। तो ये हमारे आर्टिफिशियल एग्रीगेट हो गई। ब्रोकन ब्रिक नोन एज ब्रिक बैट्स आर स्टेबल फॉर मास कॉन्क्रीटिंग, एग्जाम्पल फाउंडेशन। देखो फाउंडेशन में भी तो हम यूज़ करते हैं ना, ईंटों को तोड़ के और फिर उसको मिट्टी में डाल के, मतलब डाल के और फिर उसको दबाते हैं, ठीक है, एक फ्लोर बनाते हैं, तैयार करते हैं फाउंडेशन के लिए। तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फ्रेंच स्लैग एग्रीगेट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्लो कूलिंग ऑफ द स्लैग फॉलोड बाय क्रैशिंग, ठीक है।
तो मतलब ये कि यहाँ से हम ये निकालते हैं स्लैग, तो इसके प्रोसेस होते हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा ब्लास्ट फैन स्लैग के बारे में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूज फॉर मेकिंग प्री कास्ट कॉन्क्रीट प्रोडक्ट, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस रेंज इज 2 से 2.8, ओके। बल्क डेंसिटी इज 1120 से 1300 kg पर मीटर क्यूब। Blast fan slag aggregate has good fire resistance property. Wow, this is impressive. But responsible for, भाई फायर से ये रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी इसमें अच्छी होती हैं, और बट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट ड्यू टू द सल्फर कंटेंट ऑफ स्लैग। सल्फर की वजह से इसमें क्या आ जाता है, कोरेशन आ जाता है। भाई आपने देखा होगा ना दीवारों पे वाइट वाइट सा, तो काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें। Synthetic aggregate are produced by thermally processed material such as expanded clay cells used for making lightweight concrete। ठीक है, मैंने आपको बताया ये लाइट वेट, वैसे ही पत्थर भी ये जो एग्रीगेट होते हैं ना सिंथेटिक एग्रीगेट, ये लाइट वेट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बाई कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट, ग्रेडेड एग्रीगेट। तो ये हमारे बेसिस ऑफ साइज के ऊपर हैं, देख लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट, एग्रीगेट रिटेन मतलब क्या है, पास नहीं हुए जो, ठीक है, किसमें से, हमारी जो सीव होती है 4.7 mm सीव आर आइडेंटिफाई एज कोर्स एग्रीगेट, वो हमारे हो जाएंगे कोर्स एग्रीगेट। जो पास नहीं हुए, याद रखना, दे आर ऑब्टेन बाई नेचुरल डिसइंटीग्रेशन और बाई आर्टिफिशियल क्रैशिंग ऑफ द रॉक्स। भाई हमें नेचुरली मिल जाते हैं साइज के, और या फिर जो रॉक्स होते हैं उनको क्रश करके हम ये कोर्स एग्रीगेट लेके आते हैं। ठीक है, पहले तो बड़े बड़े पत्थर ही आते हैं और फिर उनको वहाँ पे वहीं पे ब्लास्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, और ऐसे करके हम इनको मतलब इनका साइज 7.5 mm में से रिटेन होना, मतलब ना आए, पास हो, तो वो हमारे कोर्स एग्रीगेट है सारे। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कैन बी 80 mm। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात हो गई है इकोनॉमी के लिए, मतलब कैसे कि भाई कौन सा ज़्यादा सही रहता है, परफेक्ट रहेगा। फॉर इकोनॉमी द मैक्सिमम साइज शुड बी, वो वाली इकोनॉमी नहीं है पैसे वाली, कभी आप किताब पढ़ाए वो नहीं, ये मतलब ऐसे कह लो कि आप कोई मटेरियल ले रहे हो, वो कितना यूजफुल है उस चीज़ के लिए। तो बी एज लार्ज एज पॉसिबल बट नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। ठीक है, जो 1/4 है वो मिनिमम थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका जो साइज है। फॉर रेनफोर्समेंट द मैक्सिमम साइज शुड बी एट लीस्ट 5 mm। यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग वाला है ना, मैंने आप भी सोचोगे यार ये क्या, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं, ये ज़रूरी भी नहीं है यार। फॉर रेनफोर्समेंट द मैक्सिमम साइज शुड बी एट लीस्ट 5 mm, ओके। मैक्सिमम साइज बताया ये रेनफोर्समेंट के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। द फंक्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट द फाइन एग्रीगेट। भाई ये कोर्स एग्रीगेट हम फाउंडेशन या फ्लोर या भाई और अदर पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, रोड हो गया, डैम हो गए, बहुत सारे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में। बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ द कोर्स एग्रीगेट इज गिवन बाय क्रैशिंग। भाई बड़े बड़े पत्थरों को आप तोड़ते ही तो हो, तो तभी तो हमें ये कोर्स एग्रीगेट मिलते हैं ना, और इनको भी आप जब आप तोड़ोगे तो फाइन हो जाएंगे वो। एग्रीगेट क्रैशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट विच इज यूज फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट विच इज टर्न इज यूज बाई पर्पज अदर देन वेयरिंग सरफेस शुड नॉट एक्सीड 45%। थ्योरी पार्ट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें। क्रैशिंग वैल्यू की बात की, ये जो प्रैक्टिकली होता है उसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बस इतना कि सरफेस जो वेयरिंग सरफेस शुड नॉट एक्सीड 45%, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दैट्स ऑल। देन वी गो फॉर फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट भाई देखो, रिटेन जो रह जाए कौन सी सेव से, 4.75 mm सेव से, वो कोर्स हो गए। पास हो जाएं वो कौन से, हमारे फाइन एग्रीगेट हो गए। दे मे बी
ओके, ये क्या है? न्यूट्राइज सैंड डिपॉजिटेड बाय रिवर क्रैश स्टोन सैंड। इसमें ये बताया गया है कि नेचुरल आएगा, न्यूट्रल नहीं, नेचुरल आना चाहिए। तो जो हमारे रॉक्स होते हैं उनसे क्या है, वो कट के आते हैं ना पानी से, हवा से, तो उनसे क्या बारीक बारीक रेती हो गई, कंकर हो गए, वो सब हमारे जमा हो जाते हैं रिवर के साइड में या फिर रिवर में। ठीक है, तो वहाँ से उनको निकाल के हम यूज़ करते हैं उनको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो वो उनका साइज़ क्या होता है, 4.75 सीव से पास होते हैं वो। ठीक है, और या फिर हमने आर्टिफिशियली भी इनको बारीक कर देते हैं, ऑप्टेन बाई क्रैशिंग स्टोन एंड क्रैश्ड ग्रेवल सैंड। तो इनको क्रैश करके भी हम साइज़ कम कर लेते हैं। तो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वहाँ पे इनको क्रैश किया जाता है। तो ये हमारे फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टी होगी। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट सैंड इज 0.06 mm। ये है भैया वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। सैंड का साइज बताओ, 0.06 mm। सैंड इट शुड 100% पास थ्रू 2 mm IS sieve। ओके, शुड बी 100% रिटेन ऑन 90 माइक्रोन IS sieve। रिटेन 100% किसमें, 19 माइक्रो, 90 है ये, 90 माइक्रोन सीव से, और पास किससे, 2 mm वाली जो सीव है उससे। उसके बाद है ऑल इन एग्रीगेट। देखो, नेचुरली अवेलेबल एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट साइज आर नोन एज ऑल इन एग्रीगेट। सिंपल सी भाषा में ऑल इन एग्रीगेट का कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरली हमें उस शेप में ही मिलें कि जो भाई पास हो जाएं 4.75 mm सीव से, और रिटेन भी, मतलब दोनों तरह के एग्रीगेट मिल जाएं नेचुरली हमारे वर्क के लिए, तो वो ऑल इन एग्रीगेट में आ जाएंगे। सिंपल सी बात तो है ये। ठीक है, और वो हमें मिल भी जाते हैं, मैक्सिमम मिलते हैं। ग्रेडेड एग्रीगेट कौन से होते हैं? एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच पासिस थ्रू ए पर्टिकुलर साइज ऑफ सीव आर नोन एज ग्रेडेड एग्रीगेट। ओके, पर्टिकुलर सीव कौन सी होती है, आई डोंट नो। ग्रेडेड एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज 20 mm मीन ऑन द एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच पास थ्रू IS सीव 20 mm। आगे ना 20 mm सीव से पास होने चाहिए। तो ये हमारे होते हैं ग्रेडेड एग्रीगेट। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के ऊपर भी भाई अलग अलग तरह के एग्रीगेट होते हैं हमारे, उनकी शेप आपने देखी होगी, अलग अलग होती है। तो उनको बताया गया है कैसे। तो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, दीज आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम रिवर एंड सी शोर, प्रोड्यूस मिनिमम वॉइड अबाउट 32% इन द कॉन्क्रीट। एक तो भैया ये क्या है, पानी को कम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ लो, मिनिमम वॉइड। ठीक है, और पुअर इंटरलॉकिंग बॉन्ड मेक इट अनस्टेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड पेमेंट। ये काफ़ी स्मूथ होते हैं राउंडेड एग्रीगेट। अरे वो जो गोल गोल होते हैं, चिकने चिकने, आपने देखा होगा ना रिवर से या फिर रेती वगैरह में आपने देखा होगा मिलते हैं, उन एग्रीगेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको पिक भी दिखाता हूँ, पिक अटैच कर दूंगा इसके साथ में। उसके बाद है पुअर इंटरलॉकिंग बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, और पेमेंट के लिए भी इसको यूज नहीं करते हैं। इरेगुलर एग्रीगेट, दे हैव void about 36%। okay, required more cement paste as compared to rounded aggregate। भैया सीमेंट का जो पेस्ट होता है ना, वो एज कंपेयर टू इसमें हमें मोर चाहिए होता है इसको सेट करने के लिए। ठीक है, ओके, ये तो बात हो गई यहाँ पे। बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी इन शेप दे डेवलप गुड बॉन्ड एंड आर स्टेबल फॉर मेकिंग ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। ओके, बॉन्ड भी अच्छा बनाते हैं, इरेगुलर हैं भैया, शेप अलग होती तो सीमेंट पेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन बॉन्ड अच्छा बनाते हैं ये। उसके बाद है एंगुलर एग्रीगेट। दे हैव शार्प एंगुलर एंड रफ
particle have maximum void 40%. Angular aggregate provide very good bond than the earlier two. इन जो पीछे वाले हमने पढ़े irregular और rounded aggregate, इनसे अच्छा बॉन्ड ये हमें देते हैं, ठीक है। और आर मोस्ट स्टेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड पेमेंट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। रोड वगैरह की जो पेमेंट बनाते हैं ना वहाँ पे, या फिर कोई भी जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है कंक्रीटिंग का, वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज़ रिलेटिवली मोर, तो यहाँ पे भाई जो सीमेंट पेस्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। क्यूबिकल एग्रीगेट भी बोला जाता है इनको। उसके बाद है फ्लैकी एग्रीगेट। Also called the elongated aggregate. Okay, they list lateral dimension of flaky aggregate thickness should be less than 0.6 times the mean dimension. Okay, मैं इनकी सबकी अटैच कर देता हूँ पिक, ताकि आपको और भी अच्छे से दिख जाए, क्लियर हो जाए। बेस ऑन यूनिट वेट। अच्छा जी, देखो इस पे कौन कौन सी बात की गई इन्होंने। Aggregate are classified as normal weight, heavy weight, light weight aggregate depending on the weight or specific gravity. अभी एक टेबल है जो एग्रीगेट है उनको बांटा गया है भाई, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, बल्क डेंसिटी ये सब बताई गई है। तो नॉर्मल वेट में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी एग्रीगेट की 2.5 से 2.7 और यूनिट वेट होगा 23 से 26। बल्क डेंसिटी हो जाएगी 15, 20 और 16, 80, ठीक है। एग्जाम्पल सैंड हो गया, ग्रेवल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब। और हैवी वेट में 2.8 से 2.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट हो जाएगा 25 से 29। मोर देन 2080 जो बल्क डेंसिटी है वो हो जाएगी। मैग्नेटाइट, ठीक है, फॉर्मूला इसका आपके सामने ही है। बेराइट, स्क्रैप आयरन। जो बल्क डेंसिटी है और हमारी हो जाएगी लेस देन 1120 से, और जो यूनिट वेट है वो हो जाएगा 12। डोलोमाइट, प्यूमिक, क्लिंडर, क्ले, ये सब हमारे लाइट वेट कंक्रीट में एग्रीगेट में आ जाएंगे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट देखो भाई, स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्टिफनेस होती है, इसकी शेप एंड टेक्सचर हम बात करते हैं, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। और भी हम बात करते हैं पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब चीज़ें हम इनमें देखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, तो स्ट्रेंथ क्या है, एग्रीगेट हैव ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मच हायर देन द यूजुअल रेंज ऑफ कंक्रीट। ओके भाई, कंक्रीट जो होता है हमारा हम बनाते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है एग्रीगेट की, हम इसे याद रखो, ठीक है। फॉर स्ट्रेंथ इवेल्युएशन आर क्रैशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट एंड 100% फाइन टेस्ट, ये टेस्ट होते हैं स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के। इनको भी हम परफॉर्म करेंगे एक एक करके बाद में। फर्स्ट वन इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट। ओके, द टफनेस ऑफ एग्रीगेट इज मेजर्ड बाय इम्पैक्ट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। द इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 30% फॉर वेयरिंग सरफेस। उसके बाद है हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट इज टेस्टेड बाय, ये किसके द्वारा टेस्ट की जाती है, अब्रेशन टेस्ट। ये टेस्ट हम सारे लास्ट में एक अलग से वीडियो में परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म नहीं मतलब थ्योरी पार्ट, उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब्रेशन वैल्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30% फॉर वेयरिंग सरफेस एंड 50% फॉर कॉन्क्रीट फॉर अदर पर्पज। उसके बाद है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है, क्या मतलब क्या है इसका, कठोरता ना। किसी भी हम बोलते हैं कि ये इतना स्टिफ है, इतना टाइट है, इतना हार्ड है, तो वही बात बोली गई है। अच्छा, ये एग्रीगेट और कंक्रीट जब इन दोनों को मिला के मतलब कोर्स एग्रीगेट हो गया, तो इनमें क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की वजह से एक वेरिएशन होती है, श्रिंकेज वगैरह आ जाता है कंक्रीट में, आपने देखा होगा, तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए अगर मान लो कोई ज़्यादा ही स्टिफ है, ज़्यादा या कम, तो क्या होता है कि इनकी तो वैल्यू गिवन होती है ना, हाई वेट और वगैरह वो सब, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह। तो इन अगर कंक्रीट में वाइड वेरिएशन होती है, किससे, टेम्परेचर से या हायर इंटरनल स्ट्रेस से, नहीं ह्यूमिडिटी वजह से, तो इंटरनल क्रैकिंग इज रिड्यूस बाय द यूज ऑफ मोर कंप्रेसिबल एग्रीगेट।
तो जब अगर हम मोर कंप्रेसिबल एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो ये जो इंटरनल क्रैकिंग है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट इन द प्रैक्टिस दिस इफेक्ट इज रियरली स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द चॉइस ऑफ एग्रीगेट। तो वो तो भैया किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं। ये सारे टेस्ट होते हैं, इनकी वैल्यू भी होती है। अब मैंने पीछे आपको आई थिंक लाइट वेट, हैवी वेट एग्रीगेट बताए, उनका मॉइस्चर रेशो, उनके हार्डनेस, स्टिफनेस कितने साइज़ का होता है, तो वो एक अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनसे उनकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। उसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन वर्क में इनको यूज़ करते हैं। तो ये स्टिफनेस बस इतना ही जान लो आप, बाकी एक अलग से स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने इसकी, या तो जल्दबाजी में नोट्स बनाए गए। शेप एंड टेक्सचर, तो शेप और टेक्सचर भी मैटर करता है एग्रीगेट का। अब वो मान लो राउंडेड है तो उसकी कहाँ इतनी स्ट्रेंथ आएगी, वो बॉन्ड ही कैसे बनाएगा सीमेंट पेस्ट के साथ। एंगुलर शेप इज द बेस्ट, ओके, फॉर एग्रीगेट की केस में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोस्ट ऑफ द नेचुरल एग्रीगेट लाई बिटवीन 2.6 से 2.7। अच्छा, अगर किसी भाई को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नहीं पता तो मैं इस पे भी आई थिंक या तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी वाली वीडियो बना दी है, नहीं बनाई तो मैं बना दूंगा। एक एक डेफिनेशन पे एक शॉर्ट बना दूंगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में इंडिकेट हाई पोरोसिटी। इस पे भी मैं, ये जो वर्ड है ना पोरोसिटी क्या है, हाई पोरोसिटी, लो पोरोसिटी, इस पे भी मैं आपको अलग से वीडियो अभी बताऊंगा, तो फिर वो लंबी वीडियो बहुत खिंच जाएगी यार। एंड देयर फॉर पोर ड्यूरेबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो इतना जान लो कि पुअर ड्यूरेबिलिटी होगी जो हमारे एग्रीगेट हैं, लो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड अपॉन देयर पार्टिकल शेप एंड साइज, सिंपल सी बात है। द ग्रेडिंग एंड मॉइस्चर कंटेंट, ये सारे जो हमारे चीज़ें हैं ये इफेक्ट करती हैं किस पे, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। और वॉइड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में बल्क डेंसिटी अपॉन में स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद है पोरोसिटी, ये डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लगा दी है, पोरोसिटी देख लो, बाकी अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। द एंट्रैप्ड एयर बबल्स इन द रॉक्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन लीड टू मिंट होल्स एंड कैविटी नोन एज पोर्स। भैया देखो, एग्रीगेट है वो आप पानी में डाल तो पानी तो सोखेगा ना, बिल्कुल सोखेगा, कोई भी एग्रीगेट हो, चाहे कोई कम कोई ज़्यादा, वो उसकी पानी सोखने की क्षमता पे। मैंने आपको पीछे बताया कोई कौन से किस टाइप के जो एग्रीगेट हैं वो उनका जो वाटर ऑब्जर्वेशन है वो कितना है। तो यहाँ पे यही है पोरोसिटी का मतलब, तो ये कि भाई कितने एयर बबल हैं वो रॉक्स में ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, ठीक है, लीड टू मिंट होल एंड कैविटी नोन एज पोर्स। तो जब वो रॉक का फॉर्मेशन हुआ रहा है, एक तो वहाँ पे भाई उसमें किस तरह की होल्स हैं जो पानी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, पानी उनमें रुक रहा है, तो वो चीज़ें हैं। थोड़ा सा अच्छे से क्लियर नहीं बताया, बाकी इसको थोड़ा और डिफाइन करना पड़ेगा सिंपल लैंग्वेज में, तब आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। एक शॉर्ट में इसकी वीडियो आ जाएगी। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक में एग्रीगेट के मॉइस्चर कंटेंट भी देखते हैं। द सरफेस मॉइस्चर है एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इज नोन एज मॉइस्चर कंटेंट। फाइन मॉडुलस देख लेते हैं। अबाउट मीन साइज ऑफ पार्टिकल इज एग्रीगेट। द फाइन एग्रीगेट इज क्या होगी, फाइन मॉडुलस 2.0 से 3.5 तक। कोर्स एग्रीगेट के केस में 5.5 से 8.0 तक, डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछते हैं। फॉर ऑल इन एग्रीगेट के लिए 3.5 से 6.5 तक। द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइंडिंग फाइन मॉडुलस इज द ग्रेडेड द गिवन एग्रीगेट फॉर द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद मिनिमम सीमेंट। तो आपने ये सारा थ्योरी पार्ट पढ़ा, ये देखा, तो इससे एक बेसिक्स आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ें आती हैं। एग्रीगेट के बेसिक आपने टाइप देख लिए, किस बेसिस पे कौन कौन से, भाई शेप में भी देख लिया आपने, वैसे भी देख लिया। कोर्स और फाइन एग्रीगेट का मैंने आपको बता दिया किस तरह उनको हम डिवाइड करते हैं, ये कोर्स में ये फाइन में, ठीक है। बाकी और एग्रीगेट की वीडियो आती रहेंगी, MCQ भी आएंगे, आपको धीरे धीरे और भी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।